मित्रों, आज हम बात करेंगे फिर से ङीप प्रत्यय विधि के ऊपर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ययश्च इस सूत्र को। तो आप इस सूत्र को बड़े ही सावधानी पूर्वक श्रवण करें। सूत्र तो आज हमें वैसे एक ही पढ़ना है, ययश्च, पर आज जाननी बहुत सारी बातें हैं मन में। मैं इस सूत्र को जब पढ़ता था तो बहुत शंकाएं होती थी। अभी भी जब मैं सूत्र को तैयार कर रहा था तो टिड्ढाणे सूत्र के पढ़ने के बाद काफी सारी चीजें मन मस्तिष्क में आई। तो ये विचार किया, इन सभी चीजों पर लिखित रूप में आपके सहित विचार प्रस्तुत करेंगे। तो आइए क्रमशः एक एक चीज को देखते हैं, फिर आप आकलन करिएगा कि यह एक छोटा सा सूत्र कितने कमाल का है, कितने सारी बातों को अपने आप में ये समेटे हुए है। तो चलिए यहाँ पर अब आरंभ करते हैं इन सब चीजों को। तो एक सेकंड, मुझे फिर से अपना सेट करना पड़ेगा, बड़े बड़े विघ्न आ रहे हैं। चलिए अब आइए, अभी जहाँ चर्चा कर रहे थे उसी सूत्र पर फिर से विचार करते हैं। हम सूत्र पर चर्चा कर रहे थे, यश्च इस सूत्र पर। तो आइए, इस चर्चा आपको भी जाननी चाहिए, बड़े ही काम की चर्चा है। और इसे जानने के पश्चात आप बहुत सारी छोटी छोटी बातें सूत्र के विषय में जान पाएंगे। तो देखो, चलिए आरंभ करते हैं। ययश्च यह सूत्र है, आप जान रहे हैं कि इसे अनुपसर्जनात् के अधिकार में पढ़ा गया है पाणिनि जी द्वारा। तो सूत्र का अर्थ कुछ ऐसे बन पड़ता है, अनुपसर्जनात् आपको जोड़ लेना चाहिए, यहाँ पर वृत्तियों में जोड़ा नहीं गया है, पर आप जोड़ लें तो ज्यादा सही है। ठीक है। नव्य सिद्धांत कौमुदी माता पुष्पा दीक्षित जी ने लिखी है, उन्होंने जोड़ के पूरा अर्थ लिखा है। तो सूत्रार्थ यही करना चाहिए, अनुपसर्जनात् ययंतात स्त्रियाम नीप स्यात्। अनुपसर्जन जो ययंत हैं उनसे स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय होता है। अब ययंत माने कौन कौन, इस पर चर्चा करेंगे। अनुपसर्जनात् का मतलब है जहां पर प्रधान रूप में ययंत हो, अर्थात उसे बहुब्रीहि समास होकर के कहीं पर अन्य पदार्थ प्रधान नहीं हो गया हो वो शब्द, इसलिए अनुपसर्जनात् का इधर अधिकार चलाया है। जैसे कि टिड्ढाणे सूत्र में भी अनुपसर्जनात् का अधिकार था, आप जानते हैं। इसलिए कुरचरी, यहाँ पर तो मीप होता है, बहु कुरचरा, बहु के साथ जब समास होता है तो वहां पर टाप प्रत्यय ही हो जाता है, ङीप प्रत्यय नहीं होता। यह अनुपसर्जनात् का लाभ है, वो यहाँ पर भी है। तो इस सूत्र को करना क्या है, ययंत से स्त्रियाम अर्थात स्त्रीत्वे द्योत्ये ङीप स्यात्, ङीप प्रत्यय करता है। अच्छा, मन में एक छोटी सी बात आती है कि भैया ये ययश्च सूत्र आरंभ क्यों कर रहे हैं, नए नए तरीके से क्यों? जस्ट अभी आप टिड्ढाणे सूत्र करके फ्री हुए हैं, मात्र जितने सारे प्रत्यय आपने उस सूत्र में पढ़े, तो फाइनली आपको क्या कर देना चाहिए, उसी सूत्र में, टिड्ढाणे सूत्र में ही एक एक प्रत्यय और डाल देते, थोड़ा और बड़का सूत्र हो जाता, क्या चला जाता पाणिनि जी का। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर ये प्रश्न करके उत्तर भी लिखा है कि टिड्ढाण इति सूत्र एव यय ग्रहणम कर्तव्यम, पृथक सूत्रारंभस्य का आवश्यकता। ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर से जानिएगा क्यों ये अलग से सूत्र किया गया है कि टिड्ढाण इति सूत्रे यय ग्रहणम कर्तुम उचितम, तथापि प्राचाम स्फतध्यता इति सूत्रे यय मात्रस्य अनुवृत्तये पृथक पृथक सूत्रम कृतम। करना क्या है, ये प्राचम स्पत अध्यतय सूत्र है आगे,
तो वहां पर उस सूत्र में मात्र यय की अनुवृत्ति ले जानी है। नहीं तो नियम क्या लगता है, एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। इस नियम से पूरा का पूरा टिड्ढाणे द्वैस दग्ने मात्र, ये पूरा कुनबा एक साथ जाकर के प्राचाम स्फत अध्यता में अन्वित होने लगता। पर पाणिनि जी ने क्या किया कि भैया ऐसा करो, यश्च को अलग कर दो। तो ऐसा ये अलग कर दिया गया। अलग कर देने से अब केवल प्राचाम तद्धिता में यश्च की अनुवृत्ति, यश्च की ही अनुवृत्ति होगी, और किसी की अनुवृत्ति करने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये मात्र जाकर के अनुवृत्त होगा, ये मात्र से अनुवृत्त पृथक सूत्रम कृतम। आपको उत्तर प्राप्त हो गया होगा। मन में एक और शंका आती है कि यहाँ जो है चकारक ग्रहण क्यों है, क्योंकि चकारक ग्रहण की आवश्यकता को यदि सोचा जाए तो चकार ग्रहण अनुक्त का समुच्चायक होता है, और भी बहुत सारी चीजें लाता है। वैसा यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ङीप की अनुवृत्ति तो ऐसे ही लब्ध है। इसलिए इस बात का उत्तर यहाँ दिया गया है कि ययश्चैति सूत्रे चकारक ग्रहणस्य चानुकृष्टम नोत्तरत्र इति प्रयोजनम नास्ति। इस बात को समझिए। कहा कि यश्च सूत्र में चकारक ग्रहण क्यों किया गया है, तो चानुकृष्टम नोत्तरत्र एक परिभाषा है कि चकार के द्वारा जो अनुकृष्ट होता है उसका उत्तर के साथ हम संबंध नहीं कर सकते, अर्थात उसकी उत्तर में हम अनुवृत्ति नहीं ले जा सकते, यानी कि उत्तर सूत्रों में नोत्तरत्र। तो फिर ङीप इत्यस्य, लेकिन होता क्या है इस प्रकरण में कि यदि आप चकार के द्वारा चलो ङीप लाओगे, है ङीप इसकी अनुवृत्ति, लेकिन तो ङीप प्रत्यय की अनुवृत्ति यहां लाओगे तो यही रह जाएगी, इससे फिर आगे नहीं जाएगी, मना कर देगी, चानुकृष्टम नोत्तरत्र। तब फिर बयसी प्रथमे इत्यादि सूत्रों का क्या समाधान होगा, वहां पर भी तो ङीप जाता है ना। इसलिए लिखा है ङीप इत्यस्य बयसी प्रथमे इत्यादि सुसंबंधात, संबंध होने से क्या पता चलता है कि चानुकृष्टम नोत्तरत्र इति प्रयोजनम नास्ति, ये प्रयोजन नहीं है। तो क्या हो सकता है, क्या व्यर्थ लगता है क्या? अच्छा, तो न्यासकार एक टीकाकार है काशिका के, वो लिखते हैं, उनका मत बड़ा बढ़िया लगा है। प्रेमी व्याख्याकार ने मत उद्धृत किया है। वो लिखते हैं कि च ये जो है अनुक्त समुच्चयार्थम, च जो है अनुक्त समुच्चय के लिए है, जिससे क्या होता है, नय स्नय ईकक इति वार्तिकम सूत्रकार सम्मतम एवं। यहाँ जो पढ़ा गया च है, देखिए, टिड्ढाण दोष दग्न, इतने सूत्र के द्वारा क्या किया, इतने सूत्र के द्वारा नीप प्रत्यय का विधान किया, यश्च के द्वारा भी नीप का विधान किया। अच्छा, अब भैया वार्तिकार ने बीच में एक वार्तिक और पढ़ा था, न स्नय ईकक ख्युस तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। तो भैया पाणिनि जी कोई क्या ये दिखे नहीं थे क्या ये प्रत्यय, न स्नय ईकक ख्यू इत्यादि? तो इनके विषय में मित्रों समझिएगा कि पाणिनि जी यहाँ चकारक ग्रहण करके उन अनुक्तों का समुच्चय करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ तो सूत्र में साक्षात पढ़ दिए, कुछ अनुक्त का समुच्चय करना चाहते हैं। वार्तिकार ने वो स्पष्टतया ला दिए हैं। तो इसका मतलब आप ये ना समझना सूत्रकार को अभिमत नहीं है, सूत्रकार ने इस प्रकार के अन्य भी चीजें इस चकारक ग्रहण से की हैं। इसलिए आप यहाँ पर जो है नए ईकक वस्तुतः यह जो वार्तिक है ये सूत्रकार सम्मत ही है, कुछ अलग से नहीं है। ये बढ़िया व्याख्या लगी चकारक ग्रहण की, अन्यथा चकारक ग्रहण की कुछ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो न्यासकार मतानुसारम अनुक्त समुच्चयार्थम, अनुक्त के समुच्चय के लिए तेन नैष्णैकगति वार्तिकम सूत्रकार सम्मतम एवं, वो सूत्रकार सम्मत ही वार्तिक है ये, है वो चकार का व्याख्यान है वार्तिक। ठीक है, आपको दो प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूल प्रयोग की सिद्धि करते हैं मित्रों, क्योंकि आज हमें प्रयोग भी एक ही पढ़ना है, मात्र गार्गी। वैसे तो मैं सोचा था आगे के दो सूत्रों पर और आपसे चर्चा करता, प्राचाम स्पत अध्येता सिद्ध गौरादिभ्य से इत्यादि। मैं सोचा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, और मुझे आपको इतना ही पढ़ाना है जितना आप 24 घंटे में आराम से तैयार कर लें, और अवान्तर कार्यों को करते हुए भी तैयार कर लें। बस इतना सब मैं आपको एक दिन में यहाँ पर पढ़ाता हूं।
तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं इस गार्गी प्रयोग की सिद्धि को। तो यहाँ से आरंभ करेंगे, ठीक है। इसकी सिद्धि में बड़ी बड़ी बातें हैं, अब वो सभी क्रम से आप जानिएगा। तो देखिए, गार्गी जब आपको बनाना है तो विग्रह आपको तद्धित से करना पड़ेगा, इसलिए इस प्रकरण को तद्धित के बाद में रखा। गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, देखो स्त्री रख देने से हमें स्त्रीत्व की विवक्षा है। वैसे तो गार्ग्य प्रयोग आपने जब तद्धित प्रकरण पढ़ा था, तो अपत्याधिकार में गर्गादिभ्यो ये इत्यादि सूत्र को आपने बना लिया था, समझ लिया था वहां, है इस सूत्र से जो ये प्रयोग बनता है। लेकिन अब आपको हमें गार्गिया नहीं पढ़ाना है, अब आपको गार्गी बताना है। क्योंकि गार्गी में होता है नी प्रत्यय, क्योंकि ये ययंत है। कैसे ययंत है वो जानिए। गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग की गोत्रापत्य स्त्री। गोत्रापत्य समझ रहे हैं ना। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, पौत्र प्रवृत्ति का जो अपत्य है वो गोत्र संज्ञक होता है, ठीक है ना। तीसरी से आगे की पीढ़ी। एक बार अपत्याधिकार की हमारी वीडियो जरूर देख लें इस संबंध में, यदि कुछ भुला रहा हो तो गर्ग ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे गर्ग से गोत्रापत्य में समझिए, गर्ग ngस, ये ऐसा होता है, हम इसे शॉर्टकट लिख रहे हैं। अब बस तो आप ngस समझे, ठीक है। और तथितांत प्राप्त संज्ञा ngस का लोप हो जाएगा, गर्ग यही स्थिति रहेगी। मैंने यहां से बतलाना दरअसल से शुरू किया है। आदेश को वृद्धि करके और यय के यकार का लोप कर देना, इसको आदि वृद्धि करने के लिए जोड़ा है, तो बन जाएगा ये गार्ग्य। गार्ग्य ऐसा बनने के बाद क्या करिए आप यहाँ पर, स्त्रीत्व की विवक्षा है ना। अब भैया ङीप ले आइएगा, तो गार्ग्य ङीप, ङीप का क्या बचेगा ई, तो गार्ग्य। और भैया ये बचा आपका ई। अब क्या करिए, यहाँ पर मूल कार्य प्रक्रिया लिखने बैठ गए हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है कि वरदराजाचार्य जी जो शॉर्टकट लिखते हैं, यहाँ पर प्रक्रिया लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, अकार लोपे कृते, आकार का लोप करने पर। भैया काहे से आकार का लोप, तो ये यस्य तीचा को समझ लेना। स्थिति क्या है, गार्ग्य ङीप, ङीप का क्या बचना है, ई बचना है, ठीक है। मैं थोड़ा ये लिख देता हूं इसे। अरे भैया तो बड़ा वाला पेन आ गया, ये नहीं चाहिए, तुम तो हटो, हमें चाहिए छुटका वाला पेन। चलिए, तो यह ङीप को हटा करके आप यहाँ लिख रखिए ई, तो स्थिति आपकी गार्ग्य ई। ऐसी स्थिति में मूलकार लिख रहे हैं अकार लोप करते, माने कि पहले आकार का लोप कर दो। देखो स्थिति क्या है थोड़ा समझिए। गार्ग्य ई ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर यस्यति च से आकार का लोप कहना चाहते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो हलस तद्धितस्य, यह सूत्र भी यहाँ पर यकार का लोप कर सकता है, यकार का लोप कर सकता है। तो फिर ये स्थिति चक्र क्यों पहले बता रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे उखाड़ पछाड़ है, मैं क्रम से आपको समझाता हूँ इन सब चीजों को। मैंने इसलिए ये परत्वात शब्द यहाँ जोड़ा हुआ है, ठीक है। बाल मनोरमा में जो है परत्वात कह करके इसकी व्याख्या की गई है, तो मैंने उसी का अनुगुण यहाँ जोड़ा है। वस्तुतः स्थिति क्या है कि जब यहाँ पर हलस तद्धितस्य सूत्र भी प्राप्त होगा गार्ग्य ई ऐसी स्थिति होने पर, यकार का लोप करने के लिए, और यस्यति च यह सूत्र भी प्राप्त होगा किसके लिए, आकार का लोप करने के लिए। कैसे प्राप्ति होगी ये जानिए, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, हलस तद्धितस्य यह सूत्र ये कहता है कि हलः परस्य, हल से परे। तो गार्ग्य में ये वाला ग है ना, ये है आपका हल। तो हल से परे तद्धित यकारस्य, तद्धित यकार का लोप हो और वो उपधाभूत आकार होना चाहिए। तो ये जो गार्ग्य में आकार है, अंत्यल से पूर्ववर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो उपधा भूत है आकार। किंतु इसको चाहिए क्या, इति परे, दीर्घ इकार परे चाहिए, चाहिए ना। तो फिर अब दीर्घ इकार तो इसको अव्यवहित परे चाहिए, माने कि यकार और इकार के बीच में कोई व्यवधान ना हो। किंतु यहाँ पर
आकार को बीच में डाले, यकार में उपधात तो संभव है नहीं। ठीक है, तो ये हलस्तद्धित से लग कैसे सकता है? नहीं लग सकता ना। तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि लग सकता है? देखिए, यदि ये वाला पाठ है हलस्तद्धित का, हलः परस्य तद्धित यकारस्य लोपः इति परे, इस प्रकार का एक पाठ दिया गया है। ठीक है, हल से परे तद्धित यकार का लोप हो जाता है, इति परे, एक ये भी अर्थ दिया है। अच्छा, यदि कोई यहां पर देखो, इस बात को थोड़ा ध्यान दें, हल से परे तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य, तद्धित के यकार का जो कि उपधाभूत आकार है उसका लोप हो इति परे। यदि यहाँ पर यकार से कोई संघात ग्रहण कर ले, माने पूरा यकार का लोप, मतलब य दोनों का लोप कर ले, तो ऐसा संभव है क्या? तब उपधा भूतस्य लाना इसमें व्यर्थ पड़ जाएगा। तो इन दोनों सूत्रों में जो पहले प्रवृत्ति होनी है वो यस्यति च की प्रवृत्ति आप पहले कराइए। इस बात की चर्चा बाल मनोरमा में की गई है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है आपको? सबसे पहले देखिए, ये दोनों जो है परत्वात, अरे ये परत्वात यहाँ लिखना नहीं चाहिए, इससे थोड़ा गड़बड़ा रहा है। परत्वात तो हलस्तद्धितस्य के लिए है। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो परत्वात लिख के आए ना, वो हलस्तद्धितस्य के लिए, इसके लिए नहीं है। देखो, मैं एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर यस्येति च के द्वारा आकार का लोप प्राप्त है गार्ग्य में, और हलस्तद्धितस्य सूत्र के द्वारा, हलस्तद्धितस्य सूत्र के द्वारा यहाँ पर यकार का लोप प्राप्त है। तो दोनों में से कौन पहले होगा? तो परत्वात यहाँ पर हलस्तद्धितस्य को लगना चाहिए था। ठीक है, हम इस बाल मुर्मा के अंश को देखेंगे उन्होंने कैसे प्रवृत्ति कराई है। पर यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले यस्य तीचर सूत्र द्वारा आकार का लोप हुआ। आकार का लोप होने के बाद स्थिति बन जाएगी गार्ग्य ई। ऐसी स्थिति हुई ना, गार्ग्य ई। अब यहां पर देखो, ये स्थिति आपका लग चुका है, ये स्थिति हुई। अब आपको लगाना है हलस्तद्धितस्य। ये सूत्र करता क्या है? यहां पर करेगा यकार का लोप। पर यस्यति च के लगाने के बाद जब हम हलस्तद्धितस्य लगा रहे हैं, तो सूत्र देखो घट तो रहा है। क्या कह रहा है? हला परस्य तद्धित यकारस्य उपधा भूतस्य लोपः इति परे। हल से परे तद्धित यकार का लोप हो। हल मैंने आपको बताया, ये ग जो हल है, गार्ग्य का दूसरा गकार, इस हल से परे यकार है, और उस यकार से इति माने दीर्घ इकार परे है। किंतु वो यकार कैसा होना चाहिए? तद्धित यकार होना चाहिए। तो भैया वो तद्धित का या है, यही प्रत्यय का या, किंतु वो उपधाभूत होना चाहिए। उपधाभूत मतलब कि उपधा में होना चाहिए। अरे भाई, जब यस्येति च के बाद जब आप हलस्तद्धित से लगाओगे तो उसमें उपधात तो कहां से आ पाएगा? क्योंकि अंत्यल से पूर्वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। और जो ई है ना, वो तो निमित्त है, उसको आप अंत्यल मत समझ लेना। दरअसल जो अकार लोप हुआ है वो अंत्यल था। उससे पूर्व में जो यकार है ये है उपधा। तो उस उपधाभूत, भाई उपधा पर है कैसे? क्योंकि आकार का तो लोप ही कर दिया, अब तो खुदा ही ये अंत में बचा। बल्कि अंत से अंत्य अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो इसमें तो उपधातु ही नहीं है। तो मित्रों, इसका समाधान ग्रंथकारों ने जो किया है वो ये किया है कि यहाँ पर ये 6 4 148 का है स्थितिज सूत्र, और ये 6 4 150 का सूत्र है। तो ध्यान दीजिए, जिनको असिद्ध वदत्राभात सूत्र आता है
वो इस व्याख्यान को ठीक से समझ लेंगे। वैसे तो मित्रों मैंने असिध वदत्राभात सूत्र का व्याख्यान कई जगहों पर किया है, लेकिन इसको मैं विशेष रूप से अदादी गण में, जब मैंने तिङंत प्रकरण पढ़ाया है, वहां इसका व्याख्यान कर चुका हूँ। संक्षिप्त रूप से अभी यहाँ के निमित्त में प्रस्तुत कर देता हूँ। देखिए असिध वदत्राभात क्या करता है। ये असिध वदत्राभात छठे अध्याय के चौथे पाद में पढ़ा गया है, और जो इसके अधिकार में सूत्र आते हैं वो यही कहता है कि इतः ऊर्ध्वम आपाद परिसमाप्ते अभियम, यहाँ से आगे के ऊपर के जो भी कार्य हैं वो आभीय कार्य हैं। और कृत, और देखो सामान्य अर्थ आप समझें, करिष्यमाण आभीय की दृष्टि में जो है कृत आभीय असिद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने दो बात कही। कृत आभीय, कृत आभीय है आपका यस्येति च, ये क्या है, कृत आभीय, जिस मतलब इसका नाम आभीय है। कृत आभीय मतलब कर लिया गया है ऐसा आभीय कार्य, वो है यस्येति च। और करिष्यमाण आभीय माने जो किया जाने वाला आभीय है वो है हलस्तद्धितस्य, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे हम, करिष्यमाण आभीय कार्य है। तो अब क्या होगा, करिष्यमाण आभीय की दृष्टि में कृत आभीय सिद्ध हो जाता है। अब यहां पर इस कंडीशन पर ध्यान देंगे, यहां यहां पर यकारोत्तरवर्ती आकार का लोप यस्येति च ने किया है। इस कारण से कृत आभीय कार्य हुआ यस्येति च के द्वारा किया गया आकार लोप, वह हलस्तद्धितस्य इस करिष्यमाण आभीय की दृष्टि में असिद्ध है। असिद्ध हो जाने से उसको वहां पर आकार दिखाई देगा। आकार दिखाई देते ही यकार उपधात्व संपन्न हो जाएगा, यकार में उपधात्व आ जाएगा। आ जाने से तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोप, लोप हो जाएगा उसका ईकार के परे रहते। अतः यहाँ पर इस पंक्ति को दिया गया कि असिद्ध वदत्राभात इत्यनेन अकार लोपस्य असिद्धत्वात् उपधात्वम संपन्नम, उपधात्व संपन्न हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, यकार का लोप हो गया, अट गया, और इस ई को जोड़ करके गार्गी ऐसी स्थिति हुई। और न्याप प्रातिपदिकात के नियम से, नियंत से आप सू ले आइएगा, और सु का सकार बचेगा, उसका हल में आदि लोप होकर के गार्गी यह रूप बन जाएगा आपका। ये सिद्ध हो जाएगा इस तरीके से। अब मित्रों यहाँ एक बात बतानी यह भी है कि भैया इस सूत्र में बहुत बहुत काम करना पड़ रहा है हमें। क्या इसमें एक विचार ये है कि एक चेन्नई संस्करण है, वहां पर एक ऐसा भी पाठ मिला कि हला परस्य तद्धित यकारस्य लोपः इति परे, अर्थात वहां उपधा भूतस्य ऐसा पाठ है ही नहीं। वहां तो सीधा अर्थ यही कर दिया गया है, हलः परस्य तद्धित यकारस्य लोपः इति परे। मित्रों ऐसा भी अर्थ संप्रदाय में किया जाता है। कारण क्या है कि हलस तद्धितस्य इस सूत्र में सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स्यानाम य उपधाया, इस सूत्र के द्वारा उपधा की अनुवृत्ति आती है, जिसके कारण ऐसा अर्थ बनता है। ठीक है। और उपधात्व संपन्न कराने के लिए हमें असिद्ध वदत्रावात इत्यादि शास्त्रांतर के सहयोग की आवश्यकता होती है, और वो शास्त्रीय है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रक्रिया का ये तारतम्य बढ़ जाता है इससे। लेकिन जब हम यदि ऐसा अर्थ कर दे रहे हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, यदि हम कर लेते हैं इस प्रकार का अर्थ कि हलः परस्य तद्धित यकारस्य लोपः इति परे, मित्रों यदि ऐसा पाठ कर लें तो बड़ी एक हमें सुगमता हो जाएगी कि क्या, कि हमें सिद्ध बदत्रा भात इत्यादि के झगड़े पचड़े में कोई पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो कैसे, वो देखिए।
इस वाले पंथा को भी देखिए। मुझे लगता है कि ये आपको सरल पड़ेगा। तो चलिए हम उठाते यहीं से है। गार्ग्य नीप, कैसी स्थिति है? गार्ग्य नीप, और यहां बचेगा ई, गार्ग्य ई। अब मित्रों, गार्ग्य ई ऐसी स्थिति होने पर अब आप हलस तद्धितस्य सूत्र लगा दीजिए, जिसका अर्थ ये बनता है कि हल परस्य तद्धितकारस्य लोपः। अब हल से परे, ध्यान दीजिए, हल है गकार, उससे परे तद्धित का यकार मिल रहा है, किंतु उस यकार से साक्षात परे ईकार कभी नहीं मिलने का है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो भैया ये अकार का व्यवधान जरूर मिलेगा। ठीक है, ये सब तब की बात कर रहे हैं कि स्थिति चय कार लोप अभी नहीं किया तब की। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम अलस तस को लगा रहे हैं। तो ये आकार तो जरूर मिलेगा, उस तद्धित के यकार के बाद जो ईकार है उसके बीच में यकार मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में तो हलस तद्धित से सूत्र कभी लगा ही नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए सूत्रारंभ सामर्थ्यात क्या हो जाएगा? सूत्रारंभ सामर्थ्यात जो आकार लोप है, ठीक है, आकार लोप है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर इस बात को इन्होंने भी लिखा, बाल मनोरमाकार ने और भहमी व्याख्याकार ने भी इस बात को लिखा। कहा कि उपधायाः की अनुवृत्ति न होने की दशा में ईकार से अव्यवहित पूर्व यकार तो, ईकार से अव्यवहित पूर्व यकार कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अकार का व्यवधान तो सर्वत्र रहेगा ही रहेगा। अतः सूत्रारंभ सामर्थ्य से ही तब यकार का लोप हो जाएगा। तो सूत्रारंभ सामर्थ्य से क्या हो जाएगा? यहां पर कह रहे हैं यकार का लोप कर दो। ठीक है, सूत्रारंभ सामर्थ्य से ही, यानी कि सूत्र नहीं तो व्यर्थ पड़ जाएगा। तो किसका लोप कर दो? यकार का लोप कर दो। और तो हम तो ये कह रहे हैं इसी बात को कि यहाँ पर यह जो ले लो, पूरे संघात का लोप कर लो। मतलब दो दो करके क्यों लोप करना कि यस्य तिच से लोप करो, फिर जो है हलस तद्धित से लोप करो। बस हलस तद्धित से यही यही कर देगा कि हल से परे तद्धित का जो यकार है उस यकार का लोप कर देगा। यकार का मतलब यकार एंड अकार दो का लोप यही एक साथ कर देगा है। और उससे परे क्या हो? मीप का ई हो बन जा रहा है। ऐसा बना लेने से थोड़ा प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। तो एक इस प्रकार के ये विचार हैं जो यहाँ पर बाल मनोरमा में किए गए हैं। मैं आपको अब बाल मनोरमा का वह अंश दिखाता हूँ, आपके सन्मुख करते हैं स्क्रीन शेयर। बाल मनोरमा ने यहाँ रूप सिद्धि बड़े बढ़िया तरीके से की है। चलिए मित्रों, ये हलस तद्धितस्य सूत्र है, इसका दीक्षित जी ने भी यही अर्थ किया है। हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोपः इति परे, यही लोप किया है इन्होंने, मतलब यही अर्थ किया है। ठीक है, चलिए ये सब जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो यहाँ के इस बाल मनोरमा टीका में विचारित की गई हैं। मैं पंक्ति सा तो इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा आप क्योंकि मैं तो आपको लघु कौमुदी पढ़ा रहा हूँ। सिद्धांत कौमुदी की टीका में बहुत नहीं फांसने वाला, पर कुछ चीजों को इंगित कर देता हूं जिन्हें आप स्वतः स्वाध्याय से जान लीजिएगा कि मैंने जो जो विषय इसके में इसमें की है, बस वो आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यश्च टिड्ढाणे। चलिए ये तो पूर्वादि बात होगी जो पहले बता दी, यह ग्रहण कर्तुम उचितम इत्यादि। आइए इस स्थिति को देखते हैं। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री इत्यर्थे गर्गादिभ्यो ययेति ये आदि वृद्धि यस्येति च, और गकारा दकार से लोपा। पहले यस्येति च से गकारोत्तरवर्ती आकार का लोप कर लेंगे। तो गार्ग्य
शब्दात ङीपी और हलस तद्धित से कह रहे हैं यकार लोप से, परत्वाद यस्येति च इति यकाराद अकार। तो इससे यस्येति च को पर लिख रहे हैं ना। चलो ये देखना पड़ेगा, ये यस्य यकार लोपात परत्वात यस्येति च इति यकाराद अकारस्य लोपे कृते। तो यस्येति च को इससे इन्होंने पर में दर्शाया है, और यस्येति च की स्थिति को देख लेना चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो अजंत नपुंसक लिंग पर यस्येति च सूत्र दर्शाया है, ठीक है ना, जो कि भ संज्ञा के उधर लोप करता है, ई कार्य तद्धिते च परे। तो 64148 यस्येति च है, और 64150 हलस्तद्धितस्य यह सूत्र है। बालमनुमाकार यहाँ पंक्ति लिख रहे हैं कि गार्ग्य शब्दात ङीपी ङीप कर लिया, और हलस्तद्धितस्य इति यकार लोपात, हलस्तद्धितस्य के यकार लोप से परत्वात पर होने से यस्येति च इति यकाराद अकारस्य लोपे कृते। तो यस्येति च पर कैसे है भैया, ये थोड़ा समझ से परे है यहाँ का ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है जिस आशय से। कारण क्या है, मैं आपको अभी सूत्र संख्या दिखा चुका हूं, हलस्तद्धितस् 64150, और ये है 64148, पर तो हलस्तद्धितस्य ही है। चलो क्या है रहस्य और देखना पड़ेगा मित्रों। चलो आगे की बात करते हैं। आ, हाँ, पर यकार के अकार के लोप की जो बात पूर्व में कही है, ठीक है, प्रक्रिया बक्ष्यते, ठीक है, उसकी प्रक्रिया को बता रहे हैं, ठीक है। अलस्तस का अर्थ किया, और सूर्यागस्त्य सूत्र से उपधाया की इसमें अनुवृत्ति की, क्या क्या अनुवृत्त हुआ और कैसे अर्थ बन गया, ये है। तो हला परस इत्यादि ना जो सूत्रार्थ है उसके विषय में कह रहे हैं कि अकार लोपात प्रागे वही अकार लोपा न संभवती, क्योंकि जब इसमें उपधाया की अनुवृत्ति ले आते हैं तो अकार लोप से पहले यकार लोप संभव नहीं होता है, क्योंकि उपधात तो नहीं आ पाएगा ना, वो ईकार परे नहीं मिलेगा, इसलिए ठीक। तो अकारे सति यदि अकार के होते हुए यकारस्य ईकार परकत्वाभावात, क्योंकि ईकार पर में नहीं मिलेगा, और ननु कृते यकार लोपे, और यदि यकार लोप कर दिया जाए तो कथम यकारस्य उपधात्वम, यकार में उपधात्व तो कैसे आएगा। तो कोई कहेगा कि नहीं स्थानीय भाव कर लें, यदि ये वाली एक बात जो मैंने नहीं बताई है आपको, लेकिन मैं भी व्याख्या करने लिखी है, वो क्या है कि यदि यहाँ पर जो अकार लोप है यस्येति च से किया गया अकार लोप स्थानीय भाव कर दिया जाए तो उपधात्व आ जाएगा। वो कह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि न पदांत दुर्वचन बरे यलोप, यलोप विधि में स्थानीय भाव नहीं होता है। तो कह रहे हैं नहीं, सुनो, ये एक नियम और है, यलोपे कर्तव्य, यलोप की कर्तव्यता में अल्लोप से आभियत्व न सिद्धतया, अल्लोप जो है आभी होने से असिद्ध हो जाएगा। तो यकारस्य उपधात्व संभवात, यकार में उपधात्व संभव हो जाएगा। और उपधा ग्रहणान अनुवृत्त, तो यदि उपधा ग्रहण की अनुवृत्ति नहीं करते तो अल्लोपस्य सिद्धत्वात् यकारस्य इकार परकत्वा भावात लोपो न स्यात्। तो फिर अल्लोप के असिद्ध हो जाने से यकार जो है इकार परकत्वा भावात, यकार जो है इकार से पर नहीं मिलता तो लोप नहीं हो पाता, लोपो न स्यात्, ये कहा। और फिर कहा यदातु, एक दूसरा मत कि यदातु सूत्रारंभ सामर्थ्यादेव व्यवधानेपि यकारस्य लोपः संभवती इति उच्यते। या सूत्रारंभ सामर्थ्यात यही कह ले कि यकार का साक्षात लोप हो जाता है, तत्र उपधा ग्रहणानुवृत्ति मास्तु, इस सूत्र में उपधा ग्रहण की अनुवृत्ति की जरूरत नहीं है। एक इस मत को भी इन्होंने बाल मनुमाकार ने उद्धृत किया, जिसकी हम आपसे चर्चा किए। और अंत में एक मत को एक विशेष बात को बता
करके मैं बात समाप्त करूंगा। मित्रों, वो बात यह है, हलस्तद्धितस्य मतलब यही है, यश्च सूत्र के ही प्रसंग में दीक्षित जी ने एक वार्तिक और उद्धृत किया है। वो है अनपत्याधिकार स्थान नंगीप। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जो गार्गी जो रूप बनाया है, तो जो सूत्र है आपका गर्गा दिभ्यो यय, ठीक है, क्या है सूत्र? गर्गा दिभ्यो यय। यह जो सूत्र है वो अपत्याधिकार में पढ़ा गया है, ध्यान दीजिए। तो अब बात ये उठती है कि ययश्च से कौन सा यय लिया जाए, जिन यंत्रों से नीप करना है। यह प्रत्यय दो तीन जगह मिल रहा है। कहाँ कहाँ मिल रहा है? एक तो गर्गादिभ्यो यही में मिल रहा है। एक आपको देवात यही अयं यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एक आध दो इस प्रकार के हैं, देवाद अनुसमुद्राद, इस प्रकार के एक सूत्र और है, वहां पर भी मिल जाएगा, अभी इसमें दिखाएंगे आपको। तो कौन सा वाला यहीं लिया जाए? तो यहाँ पर एक वार्तिक लिखा गया है, ये काशिकाकार ने इस वार्तिक को लिखा कि अनपत्याधिकार स्थान नगीप। कहा कि यदि ऐसे ही ये यंत्र से नीप होगा जो अपत्याधिकारस्थ होगा, और जो अपत्याधिकारस्थ ये नहीं है वहां नीप नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, द्वीपे भवा द्वैप्या में है, और देवस्य पथ्यम दैव्या में, यहाँ पर टाप ही हुआ, नीप नहीं हुआ। किससे? यश्च के द्वारा है, तो ये भी फिर भी नीप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपत्याधिकार में पठित नहीं है, ठीक है। ये बातें हैं, अपत्याधिकार में पठित नहीं है, ये इसको मानिए। किंतु मित्रों, यह जो दीक्षित जी का मत है यहाँ पर, ये तो वरदराजाचार्य दिए ही नहीं है कछु। ऐसा ऐसा नहीं समझना कि वो शॉर्टकट करके छोड़ दिए हैं। वस्तुतः बात यह है कि ये जो काशिकाकार के अनुसार ये वार्तिक है, जिसको दीक्षित जी ने यथावत रख दिया है, पर वास्तविक देखा जाए तो इस वार्तिक की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि भाष्यकार क्या चाहते हैं, भाष्यकार का आशय क्या है, वो आपको जरूर जान लेना चाहिए इस विषय में। आप ये समझिए कि वरदराजाचार्य जी भाष्य के इस आशय को समझ करके ही अनपत्याधिकार स्थान ननीप इस वार्तिक को लक्कौमुदी में उद्धृत नहीं किए हैं। इतने बड़े प्रयोग के वेत्ता हैं ये। और ये मत दिया है इस व्याख्या में, ये है दाधिमत व्याख्या लघु सिद्धांत कौमुदी की, जिसकी मैं चर्चा आपसे करता रहता हूँ। तो देखो, भाष्यकार ने यहाँ पर एक क्या कर रही है, तो कई कई जगह आ रहा है ना? कहाँ कहाँ आ रहा है? द्विपाद अनु अनुसमुद्रम ये, देवाद ये अयं, यहाँ पर भी ये की चर्चा है। देवाद ये अयं ये यहाँ पर भी है। द्विपाद समुद्र, द्विपाद अनुसमुद्रादि ये यहाँ पर भी है, जो आपने द्वैप्या प्रयोग बनाया है। तो यदि हम ययश्च सूत्र रखते हैं, तब भैया इतने सारे ययंतों में प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन भाष्यकार ने यहाँ सब बदल दिया है, देखो वो आपको जान लेना चाहिए। थोड़ा सा, थोड़ा ये डिफरेंट है, ये चीज आपके कभी मस्तिष्क में गई नहीं है। मुझे भी ये इस टीका को देखने से पता चला कि वाह, भाष्यकार ने क्या यहाँ पर पंथा अपनाया है। वो जानिए इस सब से बचने के लिए, क्योंकि अनपत्याधिकार स्थान नहीं पे इसको नहीं मानते हैं। भाष्यकार ने क्या किया, वो देखो रीति देखिए। वो काशिकाकार की रीति हो सकती है जो आपको सरल लगे, उनकी है तो ये ठीक है, लेकिन ये सब क्या रीति है, ये सब कोई अलग से वचन मानने की जरूरत नहीं। सूत्र में ही सब सम्मिलित है, सम्मिलित है, ऐसा मान करके कह रहे हैं। जो आपका ये सूत्र है ना, ययश्च, इसको ऐसा पढ़ दो तुम, क्या? अयश्च ऐसा छेद कर दो। ध्यान दो, ध्यान दो। बात यह है कि ये सूत्र यहाँ पर पाणिनि जी ने पढ़ा ययश्च। कहा कि इस ययश्च सूत्र को क्या करिए, आप अयश्च ऐसा पढ़िए। कहा कि कैसे पढ़ दे भाई? कहा कि ऐसे आप पढ़िए। वस्तुतः बात यह है कि गर्गा दिभ्यो यय, यय को वहां पर एक खंडाकार समझ करके गर्गा दिभ्यो अयय है वो वस्तुतः।
क्या है, गर्गादिभ्यो अयय, अयय, अर्थात इस सूत्र से, गर्गादिभ्यो यय से, अब यय प्रत्यय विधान न होकर के क्या प्रत्यय विधान होगा, अयय। ठीक है, क्या विधान होगा, अयय, और ये अकार अनुनासिक है, तभी ना उसका लोप वोप होगा। ऐसी चर्चा ये आगे करेंगे। तो ऐसा विधान करिए। तो अब इससे क्या होगा, और आपने यहाँ, यहाँ जो है अयश्च करके इस सूत्र को भी क्या करिए, कहें क्वर, क्वरपोयश्च, कहीं क्वरपा बाद में है ना, तो क्वरपोयश्च, ऐसा एक पाठ पूरा समझा जाएगा वहां पर। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये अयश्च सूत्र है, ये ययश्च नहीं है। तो अब क्या हुआ इससे, कि गर्गादिभ्यो अय में अय है, और ये सूत्र भी अय, अयंत हो जो होगा उनसे ही नीप करेगा। अब इससे कौन छूट जाएंगे, जो ये वाले हैं। तो इसलिए द्विपाद समुद्राद ये छूटेगा, और देवाद ये में जो है ये वाला ये छूट जाएगा, ये छूट जाएंगे। तो तेन दैव्या और द्वैप्या इत्यत्र ङीप न, इन स्थलों पर, इन स्थलों पर तो यही हुआ है, तो यहाँ पर तो ङीप नहीं होगा इन स्थलों पर। ठीक है, किंतु टावेव टाप ही हो जाएगा। तथा च अकार, अकारस्य इत संज्ञा लोपयोः, तो वस्तुतः क्या है कि अकार की संज्ञा लोप हो जाती है, इसलिए सिस्टम प्रयोगेषु उपलभ्यमान भागमेव वाह ययंतात। तो अर्थ कैसे बनेगा, इत संज्ञा और लोप होकर के, कि इस आकार का ना, ये जो हम अनुनासिक इस उसका लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो अर्थ तो उसका यही बनेगा, ययंताद इति, यानी कि जिस अनुनासिक आकार का लोप हो गया हो, ऐसे जो है ययंत से क्या होता है, नीप प्रत्यय होता है, ऐसा अर्थ कर लिया जाएगा। तो ये भाष्यकार सम्मत एक पक्ष है, इसको भी आपको जरूर स्मरण रखना चाहिए इस विषय में। तो मित्रों, आज के प्रसंग में हम इतना ही कहते हैं। इससे आगे के सूत्रों का जो व्याख्यान है वो हम फिर करेंगे। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणाम।